गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लास्ट में करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। खासकर एक डेवलपिंग कंट्री में जो है एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हमारी इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक प्राइमरी सेक्टर नहीं है, बल्कि ये हेल्प करता है इन द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में, पॉवर्टी रिडक्शन में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और फूड सिक्योरिटी में। हम देखेंगे आगे कैसे इन चीज़ों में ये कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। इंडिया की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है वो अराउंड 16 से 18% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम वर्क फोर्स की बात करें तो नियरली 45 से 50% वर्क फोर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर किस तरह से एज ए फाउंडेशन जो है काम करता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। अब जो एग्रीकल्चर है उसका एक सिग्निफिकेंट शेयर हमें हमें ग्रॉस वैल्यू एडिड उसमें देखने को मिलता है। अब जीवीए जो है वो होता क्या है, जीवीए जो है एक इकोनॉमिक मेजर है जो रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जीवीए। उसमें जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर जो है हमें एग्रीकल्चर का जो है देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये रूरल डिमांड जो है उसको स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग द ग्लोबल। अगर ग्लोबल शटडाउन है उस टाइम पे जो रूरल डिमांड्स हैं वो एग्रीकल्चर से स्टेबलाइज हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे कि कोविड-19 पैंडमिक है, एज ए क्राइसिस अगर कोई आता है उस टाइम पे एज ए बफर जो है एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर चीज़ें जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो उस टाइम पे एज ए बफर का काम करेंगे। ठीक है, और एग्रीकल्चर रिमेन रेजिलिएंट। ठीक है, थ्रू जीडीपी शेयर डिक्लाइंस, दो जीडीपी शेयर डिक्लाइंस विद डेवलपमेंट इट्स एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन राइजेस। अब जीडीपी में जो है इसका शेयर कम होता जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो जीडीपी में कम होता जा रहा है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखेंगे कैसे आगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कैसे रोल प्ले करता है। तो सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड जो रूरल इंडिया में है उसका लार्जेस्ट सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, सरप्लस लेबर को ये ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स। आपने देखा होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो है बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर जो है उसको उसका जो सरप्लस लेबर है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि उसमें एग्रीकल्चर में जो है लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं काम करना। ठीक है, लार्ज स्केल अर्बन माइग्रेशन को ये रोकता है। ठीक है, हाउएवर हाई एम्प्लॉयमेंट विद लो प्रोडक्टिविटी इंडिकेट्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायरिंग प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है, मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ 5 ही लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ पे अगर लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो सेम रहेगी ना, प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी और वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि वो 5 लोग जो है वो एक्स्ट्रा है वहाँ पे, उन्हीं को हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे होता है क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट तो कितनी है 10 है वहाँ पे, लेकिन प्रोडक्टिविटी वो जो है वो सेम है, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी है। अब एग्रीकल्चर जो है वो इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब बफर स्टॉक मेंटेन करता है अंडर द पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वहाँ पे जो बफर स्टॉक होता है वो एग्रीकल्चर के थ्रू मेंटेन होता है। ठीक है, अब फूड इन्फ्लेशन नहीं होने देता। फूड सिक्योरिटी जो है वो क्यों क्रूशल है, अगर हम उसकी बात करें तो फ्रूट सिक्योरिटी जो है वो क्रूशल है फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं होती है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमें देखने को नहीं मिलती है, सरकारें गिर जाती हैं उन देशों में, अगर हमने देखा होगा। सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए, ठीक है, लोग एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं खाने के लिए, हमारे पास बहुत मतलब फूड अवेलेबिलिटी है, तो सोशल हार्मनी बनी हुई है। ह्यूमन डेवलपमेंट, कैपिटल डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारा फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, वो एग्रीकल्चर से होती है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पे कॉटन जूट की सप्लाई हो रही है, शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर केन, फूड प्रोसेसिंग में एडिबल ऑयल इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, डेयरी एंड लेदर इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं होगा, तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगी। ठीक है, सेकेंड इज मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए जो है एज ए मार्केट रोल प्ले करता है। कैसे, देखिए, जिस तरह से जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट, अब एग्रीकल्चर से क्या है, अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रूरल इनकम है
इनकम जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। अब जैसे रूरल इनकम इंक्रीज होगी, इनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये इकोनॉमी का कंसेप्ट है, अगर आप समझ पाओगे। रूरल इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सारी चीज़ों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें ले रहे हैं। टू व्हीलर्स ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर और मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है। FMCG प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, तो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स होते हैं, तो इनकी डिमांड जो है ये भी बढ़ती जा रही है, जो जल्दी मार्केट में आते हैं और जल्दी बिक भी जाते हैं, जैसे सोप वगैरह हो गई, ठीक है। इसकी वजह से डिमांड मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता जा रहा है, यानी कि इनकम बढ़ने से, एग्रीकल्चर में काम बढ़ने से इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने की वजह से जो है इंडस्ट्रीज में जो है, इंडस्ट्रीज की मार्केट में जो है वो फायदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग्स में कैसे काम आ रहा है हमारा एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर सरप्लस जो है वो रूरल सेविंग्स भी इंक्रीज कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो सेविंग्स है, या तो बैंक में जा रही है, या तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट इनकी हो रही है, ठीक है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, जो एग्रीकल्चर जो है वही फाइनेंस्ड करता था अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन मैनी इकोनॉमीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखो, एग्रीकल्चर में अगर काम हुआ, ठीक है, उससे क्या होगा, रूरल सेविंग्स जो है वो बढ़ेंगी, ठीक है। रूरल सेविंग्स बढ़ने से, एग्रीकल्चर इनकम की बात करिए, एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी, उसकी वजह से रूरल सेविंग्स बढ़ेंगी। सेविंग्स जो है वो या तो बैंक में जाएंगी, बैंक्स में जाएंगी, या फिर इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी, या तो इंडस्ट्रीज में, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन की बात करते हैं, कि जो एग्रीकल्चर है वो पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देखेंगे कैसे, और इंक्लूसिव ग्रोथ में भी रोल प्ले करता है। देखो, एग्रीकल्चर जो है वो 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, गरीबी रिड्यूस करने में। एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है देन नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ, ऐसा वर्ल्ड बैंक की स्टडीज़ बताती हैं। देखेंगे कैसे, रीज़न क्या है। रीज़न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे गरीब लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर उनको ही रोजगार मिल जाएगा वहाँ पे एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगी, ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन फार्म इनकम, और जो छोटे छोटे जो लैंड होल्डिंग्स, जो फार्मर्स वगैरह हैं, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, ये सिर्फ अपनी जो घर की खेती बाड़ी होती है उन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अलाइड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, डेयरी हो गया, पोल्ट्री, फिशेज वगैरह जो है, ये इंक्रीज करती है रिजाइलेंस, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉवर्टी को रिडक्शन में, क्या, एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की। देखो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है कि जो एग्रीकल्चर है उसका शेयर जीडीपी में डिक्लाइन हो रहा है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब जीडीपी में शेयर डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लेबर है वो मूव कर रही है टू द इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। आपको पता होगा 3 सेक्टर है, मैं आपको समझा देती हूँ। एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर आ गया हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, ये एग्रीकल्चर लेबर जो वगैरह जो काम करते हैं लोग। दूसरा आ गया हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें आ जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आ गई इंडस्ट्रीज वगैरह। और टर्शरी सेक्टर आ गया हमारा सर्विस सर्विस वगैरह, जैसे ये आगे हमारे यहाँ पे जो लोग सर्विस देते हैं, ठीक है। तो लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से टू द मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे सर्विसेज, इन दोनों सेक्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जीडीपी में शेयर जो है वो भी एग्रीकल्चर का कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लेबर मूव कर रही है ना। अब देखो, राइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। अब प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी राइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी राइज नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट उतनी ही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो राइज नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है हमें राइज एग्रीकल्चर में शेयर देखने को नहीं मिलता, जीडीपी में शेयर जो है वो कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंडिया जो है करंटली अगर हम बात करें, एक ट्रांजिशन फेज में है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट शेयर जो है वो स्टिल हाई है रिलेटेड टू द आउटपुट शेयर। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि एम्प्लॉयमेंट शेयर जो है वो हाई है, मतलब लोग जो है ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा है, लेकिन आउटपुट जो है वो उतना नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जितने लोग रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें जीरो देखने को मिल रही है, या लो प्रोडक्टिविटी जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड फॉरेन एक्सचेंज में क्या रोल है। अब इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है राइस, स्पाइसेस, मेरीन प्रोडक्ट्स, टी एंड कॉफ़ी। अब एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली तो फॉरेक्स रिजर्व्स। अब इंडिया का कंट्रीब्यूशन यहाँ देखने को मिलेगा। फॉरेक्स हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज में जो है हमें देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारे क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, और डायरेक्टली किसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये
फॉरेन एक्सचेंज में जो है उसको एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें एग्रीकल्चर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिंक विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको पता होगा कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज जिसको हम बोलते हैं। तो उनमें से ये जो 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनमें एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। देखेंगे कैसे। एसडीजी 1 है जो कहता है कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी रिडक्शन में किस तरह से एग्रीकल्चर काम कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जो पुअर है, उनको अगर हम लोग रोजगार वहां दे रहे हैं एग्रीकल्चर में तो पॉवर्टी रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी अगर मेंटेन रहेगी, जीरो हंगर रहेगी। ठीक है, 12वां गोल है हमारा सस्टेनेबल कंजप्शन। कंजप्शन जो है वो भी हमारी सस्टेनेबल तरीके से अगर हम करेंगे तो ये वाला गोल जो है ये भी पूरा हो जाएगा। और 13 है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि ऐसी क्रॉप्स का हमने यूज करना है जिससे क्लाइमेट एक्शन का फर्क जो है वो ना पड़े, यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स जो है उनका हमने यूज करना है। तो ये वाला गोल भी हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल गोल से किस तरह से रिलेटेड है ये मैंने आपको बताया। और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर अगर हम करेंगे तो उसकी वजह से जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इसको लिमिट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर, ये हमने पहले ही बताया कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम है। अब लैंड होल्डिंग्स जो है वो फ्रेगमेंटेड है लैंड होल्डिंग्स, ये किसी का एरिया है ये किसी का और है, तो फ्रेगमेंटेड है, उसकी वजह से भी जो है इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे। मॉनसून डिपेंडेंस है, आपको पता है हमारा एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है। क्लाइमेट चेंज रिस्क हमें देखने को मिलता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं फार्मर्स को। इनएडिक्वेट वैल्यू एडिशन जो है वो कम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। अच्छा जी, अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। पीएम किसान योजना है, ई नैम योजना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है हमारी। पीएम फसल बीमा योजना है। ठीक है, उसके बाद माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, इरिगेशन से रिलेटेड है। ये है हमारी इंश्योरेंस से रिलेटेड है। प्रमोशन ऑफ द फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, पी एफपीओज जो है वो बनाई है गवर्नमेंट ने। एफपीओज जो है वो बनाई हैं, इनकी प्रमोशन जो है वो गवर्नमेंट करती है। दीज एम एट, अब इनका एम क्या है, ये जो है इनकम बढ़ाना, इंक्रीजिंग इनकम एफिशिएंसी एंड मार्केट इंटीग्रेशन के लिए जो है ये स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या है कि एग्रीकल्चर जो है ये एक बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसका रिलेटिव शेयर जीडीपी में डिक्लाइन हो रहा है लेकिन विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका रोल जो है फूड सिक्योरिटी में सपोर्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करता है, पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहा है और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है हमें देखने को मिलती है थ्रू एग्रीकल्चर। अब अगर हमें इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक 2047 तक अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें चाहिए कि हम एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करें। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेंथन करें, सस्टेनेबिलिटी लाए और वैल्यू एडिशन जो है वो ज़रूरी है फॉर अचीविंग द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया इन बाय 2047। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा, फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी टू द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव करना, उसी को हमने बोला क्या, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशनल इनकम की ग्रोथ, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंसिडर किया जाता है कि ये इंजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया की तरह डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भी सबसे ज़्यादा फोकस जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही किया था। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल लिंक बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट। तो आपको पता होगा एक है स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी जो दी है हमारी डब्ल्यू आर्थर लुइस ने, जो कहता है ड्यूअल सेक्टर, इन्होंने प्रपोज किया ड्यूअल सेक्टर मॉडल, जो कहता है कि सरप्लस लेबर जो है वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ठीक है, जो सरप्लस लेबर, देखो सरप्लस लेबर का मतलब हो गया कि 5 बंदे रिक्वायर्ड है, 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो जो 10 में से 5 बंदे हैं जो एक्स्ट्रा है उनको सरप्लस लेबर बोला गया है। तो सरप्लस लेबर को शिफ्ट कर देना है कहाँ पे, वो इंडस्ट्रीज में, उनको इंडस्ट्रीज में शिफ्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिली और ये जो सरप्लस थे ये भी कहीं जाकर के काम कर रहे हैं, इनका भी क्या है, शेयर आ रहा है उसमें इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज जो है वो हाई प्रोडक्टिविटी ऑफर करती है और वेजेस
ये तो हमें पता है। जिसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी और ग्रोथ होगी। ठीक है, समझ आई। दूसरा है हमारा रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डब्ल्यू रोस्टो, वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इज़ अ की फॉर टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक ऑफ स्टेज पे जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम को इंक्रीज करता है। मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी क्या है, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी कंट्री के अंदर हम जो प्रोडक्शन करते हैं ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो उस मैन्युफैक्चरिंग से वो इंक्रीज हो रही है। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 17 से 16% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। हायर इंडस्ट्रीज जो है, हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट लीड्स टू द फास्ट ट्रैक। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट होगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट होगा उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स बूस्ट अदर सेक्टर्स। अब इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करेंगी उसकी वजह से बाकी सेक्टर्स जो है वो भी ग्रो करेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो लेबर अब्जॉर्प्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज, मैंने आपको बताया सरप्लस लेबर जो है वो यहाँ पर फैक्ट्रीज में आकर के काम करेंगी। ठीक है। उसके बाद जिसकी वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगी, जैसे कि टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होगी, यहाँ पे लोगों को काम मिलेगा। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। अब इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्रॉफिट जो है वो वापस से री इन्वेस्ट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक्सपेंशन में। ठीक है। जिसकी वजह से हायर सेविंग्स हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हाई प्रोडक्टिविटी हुई, प्रोडक्टिविटी हाई हुई, लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से सेविंग्स बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई तो लोग, सेविंग्स बढ़ेंगी तो या तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे या तो क्या करेंगे, हायर इन्वेस्टमेंट। समझ आई। ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनोवेशन प्रमोट हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, मैकेनाइजेशन हो रही है, ऑटोमेशन हो रही है। ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ग्रोथ अंडर मेक इन इंडिया हमें देखने को मिली। ठीक है। मेक इन इंडिया जो है वो कब आया था, 2014 में। अब देखिए, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे रिलेट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, इंडस्ट्रियल हब्स जो है वो क्या बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं, पावर प्लांट्स बना रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बना रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अर्बन ग्रोथ को तो इम्प्रूव कर ही रहा है, साथ साथ में वो कनेक्टिविटी जो है वो भी इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है इंफ्रा और अर्बनाइजेशन में इसका रोल है। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फॉरेन एक्सचेंज में कैसे इसका रोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब देखिए, जो रॉ मटेरियल है जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है उसकी वैल्यू जो है हम इतनी ज़्यादा नहीं है देन द इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द रॉ मटेरियल। तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, आईडी हार्डवर्क, रिफाइंड पेट्रोलियम। इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमें बना रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है, इम्पोर्ट इजिकल्स टू एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बराबर होना चाहिए, वो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहता है अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है। तो पॉवर्टी रिडक्शन में कैसे हेल्प कर सकता है, और राइजिंग स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड कैसे राइज कर रहा है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, वेजेस बढ़ रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कंजप्शन बढ़ रही है, एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इस तरह से डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज था अंडर जवाहरलाल नेहरू, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने आपको बताया सबसे पहला जो है इन्होंने फोकस ही इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस रखा, 5 ईयर प्लान्स आए थे आपको पता है, स्टील प्लांट्स जो है और हैवी इंडस्ट्री जो है वो उस टाइम पे एस्टेब्लिश हुई। 1991 की बात की जाए, जिस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए। एलपीजी रिफॉर्म्स जो थे वो क्या थे, लिबरलाइजेशन। ठीक है। ये इंडस्ट्रीज के लिए थे, प्राइवेटाइजेशन करना और ग्लोबलाइजेशन करना। ठीक है। जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे बूस्ट हमें देखने को मिला था। अगर हम करंट पॉलिसीज़ की बात की जाए तो 2014 में लाई जाती है मेक इन इंडिया पॉलिसी, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात की गई और मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है उसको 25% ऑफ जीडीपी बढ़ाने की बात की गई थी अंडर मेक इन इंडिया। ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो है ये लाई गई, जिसमें बूस्ट किया गया सेक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है। ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन जो है उसको इनकरेज किया गया। फिर आता है नेक्स्ट स्कीम आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हमने सेल्फ रिलायंस इन कुछ क्रिटिकल सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनने की बात की। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का भी शेयर जो है जीडीपी में कम है।
इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हमें देखने को मिलता है, स्किल गैप है वर्कफोर्स में, इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इंडस्ट्रीज अगर आपको लगानी है तो इन्वायरमेंटल कंसर्न हमें देखने को मिलेगा। एमएसएमई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एमएसएमई जो है मीडियम स्केल, माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनकी बात की जा रही है। रीजनल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड क्या है, देखो हमें लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना है, लेबर इंटेंसिव, ठीक है। ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करना है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जीज या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इनको प्रमोट करना है। स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, ठीक है। एमएसएमईज जो है, एमएसएमईज उनको स्ट्रेंथन करना है, और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री पे काम करना है। अच्छा, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक बैकबोन रही है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इंडिया जो है उसने इंडिपेंडेंस के बाद जो है एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई थी इन सेक्टर्स में, एक्सेलरेटिंग द सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी देखने को मिली थी। और ये ज़रूरी है फॉर अ डेवलप्ड नेशन, जो हमारा गोल है बाय 2047 डेवलप्ड नेशन बनने का, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। अब आपको सारे क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से। आपको बताना है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा वर्कर्स होना जहाँ पर रिक्वायरमेंट कम हो, विद जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन एडिशनल लेबर डज नॉट इंक्रीज आउटपुट, जहाँ पे एडिशनल लेबर जो है, यानी कि 5 बंदे सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 बंदे हो गए, उन्होंने भी वही काम करना है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी यहाँ पर, जीरो। उन 5 बंदों की क्या होगी, 5 बंदों की जीरो प्रोडक्टिविटी होगी। तो वही बात की गई है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से बताना है आपने कौन सी चीज़ जो है, रोल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनमें से किसका रोल जो है। देखो, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज करता है, कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, करंट अकाउंट डेफिशिएंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो यही बात की गई है, एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में बाय एक्सपोर्ट, बट नॉट डायरेक्टली इन ऑल केसेस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता। ड्यूअल सेक्टर मॉडल मैंने आपको बताया था, तो ड्यूअल सेक्टर मॉडल जो है वो क्या कहता है, हाँ जी, ड्यूअल सेक्टर मॉडल जो है वो कहता है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से लेबर का शिफ्ट होना इंडस्ट्रीज में, ये कहता है ड्यूअल सेक्टर मॉडल, ठीक है। ओके, तो यही बात की गई है, इट एक्सप्लेन्स द लेबर शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर टू द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है इसको ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। कैसे? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो, पुअर पीपल जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर में, और वो रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। सी पार्ट, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर पे सबसे कम डिपेंडेंट है, तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो सबसे कम डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। अच्छा, डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ, एक सेकेंड, decline in the share of agriculture in GDP while employment remains high, क्या हो रहा है, हाय रब्बा, कहाँ से आ गई मुझे। अच्छा, ए डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी वाइल एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स हाई इंडिकेट्स। अच्छा, अब क्या है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है लेबर प्रोडक्टिविटी गैप की वजह से, ठीक है। आउटपुट शेयर लो है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। वही वाली बात डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली मैंने आपको समझाया कि बंदे ज़्यादा है और काम उतना ही हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू, अब एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है थ्रू सप्लाई ऑफ द वेज गुड्स, जनरेशन ऑफ द रूरल डिमांड, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि बी वाला पार्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉन्स्ट्रेंट टू एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, इनमें से कौन सा जो है मेजर कॉन्स्ट्रेंट है फॉर एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। तो वो है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मैंने आपको बताया था फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, और ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, मेजर कॉन्स्ट्रेंट है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैन लीड टू, देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर हम बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रूरल इनकम बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन कम होगी, शिफ्ट होगा टू द मैन्युफैक्चरिंग, इंप्रूव फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एंड मैकेनाइजेशन पे काम करना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा, बहुत बड़ी वीडियो होगी आज भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।